हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं फिर से क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर 10 के साथ। ये पार्ट 2 का वीडियो है फ्रेंड्स। इससे पहले भी इस चैप्टर की एक पार्ट पहले बन चुकी है, जो कल के वीडियो में आप उसे देख सकते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को कल के वीडियो में बताया गया था। और आज हम उसके आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल। और बंगाल के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो बंगाल के जो संस्थापक थे वो मुर्शिद कुली खान थे। ठीक है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मुर्शिद कुली खान बंगाल का नायब था, नवाब था और प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्ति थे। ठीक है, मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। वो क्या करता था, तो बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने का पुनर्निर्धारण किया। उसके द्वारा जमींदारों से कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता था? तो बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खान, इसके द्वारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बहुत से जमींदारों को राजस्व चुकाने के लिए महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। अब इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें हम पहले देखेंगे इजारेदारी को। तो इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। यानी मुगलों ने इसको, इनका ये जो इजारेदारी प्रथा है, इसका विरोध किया था। उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन 18वीं शताब्दी में यह पूरे भारत में फैल गई थी। अलीवर्दी खां के शासनकाल में यानी 1740 से 1756 में राज्य और साहूकारों के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया था। किसके शासनकाल में ये जो जगत सेठ है, इसका साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया था? तो अलीवर्दी खां के टाइम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे राजपूतों की वतन जागीरों के बारे में। तो राजपूतों की जो वतन जागीर थी यह क्या थी? तो अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में सेवारत रहे थे। यानी ये जो मुगल काल था, उस वक्त ना अधिकतर जो राजपूत थे वो मुगलों के सेवाधीन थे, यानी मुगलों की सेवा किया करते थे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारों और अंबर के राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों को नवीनीकरण कर दिया था और जोधपुर राजघराने में नागौर को जीत लिया था। वहीं अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी और 1722 में उसे आगरा की सूबेदारी मिल गई थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सवाई राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी कब मिली थी, तो आपका जवाब होगा 1722 में। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों से इन रजवाड़ों का विस्तार रुक गया था। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे फ्रेंड्स कि 1732 के फारसी वृत्तांत के अनुसार राजा जयसिंह 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 से 6 वर्ष के लिए मालवा के। तो कब से कब तक कितने वर्षों के लिए रहे? तो 12 वर्षों के लिए। और कौन रहा? तो राजा जयसिंह कहाँ के सूबेदार रहे? तो आगरा के सूबेदार रहे और 5 से 6 वर्ष के लिए मालवा के। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे सिख के बारे में। तो 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था और उसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़वाकर अपने शासन को सार्वभौम बनाया था। ठीक है, और 1715 में क्या किया था? तो 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया था और उसे 1716 में मार दिया गया था। अब आपसे पूछा जाए कि बंदा बहादुर को कब बंदी बनाया गया और कब मार दिया गया, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहले बंदी बनाया गया बाद में मारा गया। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि पहले मार दिया गया बाद में बंदी बना दिया गया।
तो 1715 में क्या किया गया, तो बंदी बनाया गया और 1716 में ही उन्हें मार दिया गया। ठीक 1 वर्ष के बाद ही उन्हें मार दिया गया था। 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया था। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। अब आपसे पूछा जाए कि दल खालसा किसे कहते हैं, तो जो जत्थे और मिसलों की संयुक्त सेनाएं हैं उन दलों को दल खालसा कहलाती है। ठीक है। दल खालसा वैसाखी और दिवाली पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिसे गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे के बिंदुओं की ओर। तो सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। खालसा ने मुगल सूबेदारों और अहमद शाह अब्दाली का विरोध किया था। ये जो खालसा थे ना, इन्होंने मुगल सूबेदार और अहमद शाह अब्दाली इसका विरोध किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब के समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली बहुत ही मतलब ये जो युद्ध के मामलों में ये बहुत ही ज़्यादा खलनायक टाइप के ये थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम में शासन की घोषणा की। सिक्के पे उत्तीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। ये जो सिक्के थे ना, इसमें खालसा के आदेशों के स्वरूपों को पाया गया है। और महाराणा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतने ही महत्वपूर्ण बिंदु थे और इस चैप्टर के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और आप समय के साथ क्लास से जुड़ जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।